अच्छा, आइए स्टार्ट लेते हैं पेज नंबर 1 पे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी सिलेबस हमें क्या-क्या कवर करना है, किस तरीके से हमारा जो है वो मूव होगा ओवर द सब्जेक्ट। हमारे सिलेबस के अंदर 3 एरियाज़ हैं। एक को हम कहते हैं थ्योरी वाला एरिया, एक को कहते हैं हम इनकम टैक्स का एरिया और एक को कहते हैं सेल टैक्स का एरिया। इनकम टैक्स का एरिया का मतलब ये है कि इनकम निकालिए, उसके ऊपर जो है इसका रेट लगा के टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दे दीजिए। सेल्स टैक्स का मतलब आप लोगों उससे तो बिल्कुल वाकिफ हो गए। इनकम तो इस वक्त आप लोगों की शायद नहीं है, मगर ये कि सेल टैक्स तो आप लोग भी पे करते हैं। वो ऐसे कि दुकानदार से कोई चीज खरीदते हैं, वो आपको 100 रुपए की चीज देता है, तो उसके साथ 18% सेल टैक्स भी उसके ऊपर लगाता है। अभी रिसेंटली जो है वो 18% का सेल टैक्स हो गया है 2 दिन पहले। भाई पहले, इसके पहले 17% रेट होता था। तो 17 या 18 जो भी रेट हुआ है, यानी पहले 17 अब 18 हो गया, तो दुकानदार को आप 100 रुपए के साथ 18 रुपए का सेल टैक्स भी पे करते हो, और वो दुकानदार आपके नाम से गवर्नमेंट के पास जमा करा देता है। तो सेल टैक्स वो होता है जो सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, और इनकम टैक्स वो होता है जो इनकम के ऊपर कंप्यूट होता है। तो ये वाला बहरहाल जो है वो हमारा कोर सब्जेक्ट है, यानी कि ये हमें जो है वो कोर पढ़ने हैं। मगर इसके साथ साथ इन्होंने थ्योरी का भी कुछ एरिया हमारे सिलेबस के अंदर रखा हुआ है, ताकि जो है वो बहरहाल ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स के एरिए को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकें। थ्योरी ज़ाहिर बात है एक कॉस्मेटिक होती है किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो ये कॉस्मेटिक के लिए हमें सबसे पहला एरिया आप देखिएगा, उसके अंदर 5 से 10 नंबर हैं, और इन 5 से 10 नंबर के अंदर हमें 4 चीजें कवर करनी है। एक है लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दूसरी बात यह है कि सिस्टम्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तीसरी बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, और चौथे नंबर पे ये कि एथिक्स क्या है। ये बताइए कि जाहिर बात है इस वक्त हम टैक्सेशन के लॉस को पढ़ रहे हैं, तो टैक्सेशन के लॉ के ऑब्जेक्टिव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, थोड़ा सोच के बताइए। गवर्नमेंट रेवेन्यू, बिल्कुल सबसे आम बात तो यही होती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू। और कोई भी बात होती है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू को आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जो है वो हासिल करना। और कोई भी बात होती है? पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी हमेशा जो है वो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बयान किया जाता है कि आप लोग ये देखेंगे कि आपको माशरे में जो टैक्स पे करते हुए लोग नजर आएंगे, वो सारे नहीं होंगे। कुछ कम पे कर रहे होंगे, कुछ ज्यादा पे कर रहे होंगे, कुछ कुछ भी पे नहीं कर रहे। आप इनकम टैक्स पे करते हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, क्योंकि आप गरीब हैं। गरीब मतलब अभी आपके कोई इनकम नहीं है, ठीक है। वैसे गरीब का जो वर्ड होता है अरेबिक में, वो अजनबी के लिए होता है। हम लोगों के सिस्टम के अंदर गरीब वो होता है जिसकी जेब खाली होती है। मगर ये कि बहरहाल जो गरीब का असल जो है वो लिटरल मीनिंग है, डिक्शनरी में कभी आप उठा के देखोगे तो वो होता है अजनबी, और बहुत प्यारा सा मासूम सा आदमी, ठीक है ना। बकरा ईद के दिनों में आप कुर्बानी के जानवर लेने जाते हैं ना, जो लड़के जाते होंगे उनको पता होगा, तो जानवर बेचने वाला कहता है ये बहुत गरीब है। तो दिस डज नॉट टू मीन कि उसकी जेब खाली है, उसकी तो बेचारे की जेब भी नहीं होती है, तो वो गरीब है टू मीन कि वो मारता नहीं है। तो गरीब का मतलब बहरहाल जो है वो ये होता है कि अजनबी है, वो बहुत प्यारा और मासूम सा है। तो इस वक्त बहरहाल आप गरीब हैं, आप इसको किसी भी अंदाज में ले लीजिए, या फिर तो प्यारे वो मासूम है, और दूसरी बात ये कि भाई जेब खाली है। तो आप लोग जो है वो टैक्स नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि आप गरीब हैं। मगर जो जिनकी इनकम होती है, मैं टैक्स देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके दौर से गुजर चुका, मैं भी किसी जमाने में इधर ही बैठा होता था 30 साल पहले। मगर एक अब बहरहाल जो है वो इधर पहुंच गया, तो मेरी जेब भर गई। और जो है वो नतीजतन ये कि मुझे जो है वो अल्लाह ने जो है वो इस काबिल किया कि मुझे टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो टैक्स का दूसरा मकसद ये होता है कि माशरे में इक्वलिटी लाना। इक्वलिटी लाने का मतलब ये कि मैं जब टैक्स पे करूंगा तो मेरे पास जो है वो बर्डन पड़ेगा, और नतीजा ये कि मेरी जो भी इनकम है, उस इनकम में से अगर मैं कुछ बचा भी लेता हूं, तो उस बचाई हुई इनकम में से बहरहाल जो है वो कुछ बचा हुआ पोर्शन गवर्नमेंट ले जाती है। एज अ रिजल्ट मैं कुछ तो आपके क्लोजर आ जाऊंगा। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे पास जितनी भी इनकम हो वो टैक्स की शक्ल में सारी ले ली जाए, वो मुझे भी आपकी तरीके से गरीब कर दिया जाए। ये तो नहीं हो सकता, वरना अदरवाइज तो माशरे में जो है वो डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगा। और मेरे पास अगर इनकम नहीं होगी तो मैं कारोबार कैसे करूंगा, होगा कारोबार नहीं करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर मलूज़े खातिर ये रखा जाएगा कि ये नहीं होगा कि भाई जो अमीर लोग हैं उनसे सारा पैसा टैक्स की शक्ल में ले लिया जाए, कुछ ले लिया जाता है। और जब कुछ लिया जाता है तो इसकी अल्फाजों की कॉस्मेटिक ये होती है कि हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं। तो टैक्सेशन के निजाम के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव्स दो होते हैं, आपने समझ लिया। आप अपने हैंड आउट के आगे ही लिख लीजिएगा। एक तो ये कि आपने क्या बताया मुझे, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ना।
और दूसरा क्या बताया? इक्वलिटी। इक्वलिटी को उर्दू में कहते हैं मसावत, के बराबर हो जाएं लोग। जी, हैंड आउट यहाँ पे कहीं रखे होंगे ना? आपके पास नहीं है? ये लीजिए, ये इनको दे दीजिए। हाँ, इनको भी ये दे दीजिए, शायद कोई और भी आएगा तो इक्वलिटी को लाना माशरे में और गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न करना जो है, ये दो मकसद होते हैं टैक्सेशन के निज़ाम के। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है वो हम लोग जिस वक्त जो है बच्चों के इनकम टैक्स और सेल टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, आपको मालूम है ना, होते हैं ना। तो हम तो इस वक्त इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स लॉ जो है वो किसकी निगरानी में ऑपरेट होते हैं मुल्क में? कौन इसको ऑपरेट करता है, कौन इसको निगरान करता है? इस वक्त क्लास है ना, तो क्लास का मैं सरबराह हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की निगरानी करूँ, आपको कोई तकलीफ हो तो उसको ख्याल रखूँ। तो बहरहाल जो है वो बिल्कुल सही कहा। तो कोई भी निजाम होता है, कहाँ पे कोई चीज तरतीब से हो रही होती है तो उसको एक एक निगरान जरूर होता है। तो उसका निगरान जो है वो इस क्लास का जैसे निगरान मैं हूँ, तो टैक्सेशन के निजाम का निगरान जो है वो FBI है। और FBI जो है वो बेसिकली जो चार टैक्सेस को गवर्न करता है, वो चार टैक्सेस को गवर्न करता है। कितने टैक्सेस? चार। एक है इनकम टैक्स, एक है सेल टैक्स, एक है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और एक है कस्टम ड्यूटी। कितने हुए? चार। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कौन इकट्ठा कर रहा है? FBI। और FBI जो है वो चार नामों से लेता है आपसे। IT, IT मतलब इनकम टैक्स, ST मतलब सेल टैक्स, और फिर क्या बताया? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसको FED बोलते हैं। और फिर चौथा क्या बताया? कस्टम ड्यूटी। अच्छा, ये दोनों तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी हमारे सिलेबस का पार्ट ये दोनों है। मगर FBR जो गवर्नमेंट को कमा के देती है साल का, वो 7,600 अरब रुपए जमा करके देती है। कितना? साल का 7,600 अरब रुपए, जो आपने मुझे कहा ना रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इस साल का जो है, जो FBR को जमा करना है, अभी तो साल चल रहा है, ये जुलाई से जून में ऑपरेट होते हैं, अभी जो है वो 4 महीने रहते हैं। तो इन 4 महीनों के अंदर जो पैसे इकट्ठे होंगे, और अभी तक जो इकट्ठे हो चुके हैं, वो कितने पूरे करने हैं? 7,600 अरब रुपए। और अगर इसको आप जो है वो 365 दिनों से डिवाइड कर दें, तो रफली रोज का ये 20 अरब रुपए बनते हैं। कितने? 20 अरब रुपए रफली। कैसे निकाला मैंने? 7,600 को डिवाइड कर दिया मैंने 365 से। अब इसमें कोई छुट्टी वाले दिन भी हैं, जो भी हैं मिला जुला के, तो लोग इसको इस तरीके से पुकारते हैं कि रफली जो है वो रोज का कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? 20 अरब रुपए का। ये निशान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नियर टू। ठीक है, जब आपको एक्यूरेट फिगर ना पता हो तो फिर ये निशान इसके आगे लगा देते हैं। एक तो ये होता है, तो ये निशान का तो मतलब होता है इक्वल टू, इसको तो फिर ये कहा जाता है कि बिल्कुल इसके बराबर ही होगा। मगर हमें बहरहाल इक्वल टू का निशान नहीं लगाना, ये कहेंगे नियर टू। नियर टू कितना बनता है? 20 बिलियन डेली। ठीक है। और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि मुल्क का हर आदमी टैक्स देता है, तो आप अगर आप जो है वो 23 करोड़ या 24 करोड़ की जो भी आबादी है, उसको आप जो है वो 20 ये 7,600 अरब रुपए से जो है वो अगर डिवाइड कर देते हैं, तो रफली जो है वो 80-90 रुपए का एक आदमी का टैक्स आ रहा होता है। तो हर आदमी जो है वो मुल्क में किसी ना किसी दर्जे में टैक्स दे ही रहा होता है। इवन दो जो है वो आप लोग भी, जो कि अभी जो इनकम अर्न नहीं कर रहे, तो आप चिप्स, पोटेटो चिप्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे, कभी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, तो ये सारी चीजों के ऊपर सेल टैक्स लगता है। किसी ना किसी दर्जे में आप भी टैक्स पहुंचा रहे हो, मैं भी पहुंचा रहा हूँ, हर आदमी किसी ना किसी दर्जे में दे रहा है। तब मिलजुल के जो है वो साल के आखिर में कितना इकट्ठा करके FBR को पहुंचा रहे हैं? 7,600 अरब रुपए। और मिला जुला के बात ये हुई, और मजीद इसको जो है वो खोल के बात की जाए तो ये बात हुई कि 20 अरब रुपए रोजाना। अब ये किस हद तक अचीव होता है दूसरे वाला, इसकी कोई स्टडी नहीं है हमारे पास। इक्वलिटी किस हद तक हुई, मुझसे टैक्स ले लिया तो मैं किस हद तक आपके करीब पहुंच गया, इसकी कोई स्टडी नहीं है। बस इसको यहीं तक रहने दीजिएगा, इक्वलिटी आती है। किस हद तक इक्वलिटी आई है, इसको अभी खोलने की जरूरत नहीं है। चाहिए? ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ। अच्छा, दूसरा,
सिस्टम्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दुनिया में भी ऐसा ही, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बिल्कुल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो सिस्टम लिखा है ना, सिस्टम के आगे आप ऐसे मार्क करके लिख दीजिएगा, सिस्टम के आगे जो हैंडआउट में लिखा हुआ है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फर्क होता है दोनों में? बहुत जबरदस्त आपने बता दिया। डायरेक्ट टैक्स का ये होता है मामला कि जो आदमी जो है वो टैक्स पे कर रहा होता है वही उसका बर्डन भी उठाता है। यानी बर्डन हम अकाउंटेंट्स ऐसे कहते हैं कि जो पे करता है वही उसका एक्सपेंस भी बुक करता है। मगर ये कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसका मतलब ये होता है कि बर्डन पास ऑन हो जाता है। तो आपको मालूम है कि जब आप जो है वो दुकानदार से कोई चीज खरीदते हो, तो अभी मैंने आपको बताया कि 100 रुपए की चीज खरीदोगे तो कितना सेल टैक्स लगेगा? 18 रुपए का सेल टैक्स लगेगा। तो 118 रुपए की चीज मिलेगी। टैक्स का बर्डन किसको आया? कंज्यूमर को, आप लोगों को आया ना। मगर गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? दुकानदार पे कर रहा है। आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो? नहीं, आप तो दुकानदार को पे कर रहे हो। और दुकानदार फिर किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। क्या? सेल टैक्स। सेल टैक्स में आप जो है वो गवर्नमेंट को जब पे करते हो, यानी हम दुकानदार को कह रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट को पे करते हो तो आपको ये इजाजत है कि आप इसका बर्डन किसको पास ऑन कर दें? कस्टमर को या कंज्यूमर को पास ऑन कर दे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अनलाइक द डायरेक्ट टैक्स द डिफरेंस इज सच कि डायरेक्ट टैक्स में जो एक्सपेंस बुक करता है वही गवर्नमेंट को पे करता है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपेंस इज बुकिंग बाय is being booked by another person, then the person who is paying tax to the government. The person who is paying tax to the government is the shopkeeper, is the supplier, is the seller, and whereas the burden is being passed on to the consumer. So direct tax or indirect tax? Burden and payment by same person. सही है? और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? बर्डन किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑन कंज्यूमर के ऊपर। और पेमेंट किसके, कौन करता है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे सिस्टम कैसे चलता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बेस पे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? एक जो है वो ये वाली एग्जांपल है हमारे पास, जो कि इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। और सेल टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी होता है, दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तो हमारे सिलेबस में दोनों है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। और भी बहुत सारे हैं हमारे मुल्क में टैक्सेस जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में है, मगर आपके सिलेबस के लिए इस वक्त इनकम टैक्स और सेल टैक्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी आपको मालूम है कि आपको जो इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना है वो कौन सी किताब से पढ़ना है? नहीं मालूम? यानी आपके लिए कौन सा कानून है जिसके ऊपर इनकम टैक्स की बातें आप सीखेंगे? नहीं मालूम? अच्छा, सेल टैक्स की बातें आपको सीखनी है, आपको मालूम है कौन सी किताब से आप सीखेंगे? नहीं मालूम। ये समझिए, ये आप इसके साथ लिखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनकम टैक्स, और दूसरा है सेल टैक्स। इनकम टैक्स इस वक्त आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को आप एग्जाम में भी ORD लिख सकते हैं, 2001। और इसको आप चाहें एग्जाम में और मुख्तसर करना तो ऐसा लिख सकते हैं, ITO 2001। 2001 से क्या निशानी मिलती है? ये इसकी ईयर ऑफ बर्थ है। क्या है? ईयर ऑफ बर्थ, इस साल में ये पैदा हुआ था। अभी आप कौन से साल में गुजर रहे हैं?
2023 में, तो 22 साल से ये लॉ चल रहा है। सही है। अच्छा, सेल टैक्स जो जिस किताब से पढ़ेंगे उसका नाम है सेल टैक्स एक्ट 1990, यानी कि जो भी आपको एग्जाम में ठीक लगे आप लिख दीजिए, सेल टैक्स एक्ट 1990 या एसटी है 1990। तो 1990 क्या है इसके अंदर, इसके ईयर ऑफ बर्थ है 1990 से जो है वो शुरू हुआ है। अब 32 साल गुजर चुके हैं, 33वें साल में कदम रख चुके हैं। ऐसा ही हुआ ना। अच्छा, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो आपको सिलेबस में कह रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये कानून तो अभी 2001 में आया, ये कानून तो 1990 में आया, ये कानून को गुजरे हुए 22 साल हो गए। ये यानी कि अभी हम जो है वो 22वें साल में जो है वो चल रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम 33वें साल में चल रहे हैं। पाकिस्तान की पैदाइश को कितने साल हो गए, 75 साल हो गए। तो 75 साल में ये तो 22 और 33 साल के कानून है, इससे पहले क्या होता होगा उसको जो है वो जानना। ये क्या है सिलेबस का एरिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस तरीके से है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आज का कानून है, इससे पहले होता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, और इससे पहले होता था इनकम टैक्स एक्ट 1922। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने उस वक्त जो है वो, जाहिर बात है कायदे आजम को वक्त भी बहुत कम मिला था, 1 साल ही था, फिर इसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो 1 साल के अंदर जो है वो उन्होंने कुछ और एरियाज के ऊपर अपने आप को फोकस रखा था, बजाय इसके कि लॉ वो बनाने के ऊपर। तो बहुत सारे कवानीन उन्होंने जो है वो इंडिया के ही एडोप्ट करवा लिए थे। तो जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त भी बड़े सगीर में टैक्स तो होता था। बड़े सगीर तो समझते हैं ना, इंडो पाक, जो मुत्तहिदा इंडिया जिसको हम कहें, तो बड़े सगीर इंडो पाक कहलाता था। तो बड़े सगीर इंडो पाक में भी उस वक्त कोई ना कोई टैक्स था, और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो कानून था जिसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1922, ये चलता था इंडिया में उस वक्त जब पाकिस्तान नहीं बना था। जब पाकिस्तान बन गया तो भी इसी को इन्होंने एडोप्ट कर लिया। वो कब तक चलाते रहे, 1979 तक। 1979 में 1979 का लॉ आया, और फिर उसको जो है वो चलाया उन्होंने कब तक, 2001 तक। और फिर एक के बाद जो है वो ये वाला ऑर्डिनेंस चल रहा है जिसको आज आप ले पढ़ेंगे। इसमें क्या था, इनमें कुछ तो ऐसा था कि जिसको खत्म करके यहाँ पे लाया गया। जाहिर बात है किसी को खत्म किया जाता है, किसी को रिटायर किया जाता है, कोई तो रीजन होता है। तो वो रीजन को खैर आप ना जानिए कि उसमें क्या था, मगर ये मालूम होना चाहिए कि जो आप लॉ पढ़ रहे हैं ये कोई अनहोना या अजीब सा लॉ नहीं है। इसकी एक बैकग्राउंड है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक लेगेसी है। वो लेगेसी किस तरीके से चली है, 1922 का लॉ, फिर इसके बाद जो है वो 1979 का लॉ, और फिर इसके बाद 2001 का लॉ। समझ गए। ये आपको याद होना चाहिए कि ये इस तरीके से चला है। सही ना। अच्छा, सेल्टेक्स एक 1990, इसकी भी इसी तरीके से कोई हिस्ट्री होगी। इसकी हिस्ट्री, सेल्टेक्स एक्ट 1951, इसके पीछे कुछ नहीं है। इंडो पाक में सेल्टेक्स होता ही नहीं था, बड़े सगीर में सेल्टेक्स होता ही नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद भी 4 साल तक सेल्टेक्स कोई नहीं था। सेल्टेक्स पहली दफा कब आया, 1951 में आया, और 1951 में चलते चलते फिर जो है वो रिटायर हो गया कब, 1990 में। और फिर 1990 के बाद जो है वो अभी तक कोई नया कानून नहीं आया, यही चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, अब अगली बात क्या है, क्या सिलेबस में और देखना है हमें थ्योरी वाले एरिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर आप लोग इस वक्त सांस ले रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स देते नहीं देते। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। अभी क्लास खत्म हो जाएगी, इसके ऊपर टैक्स देंगे। अब रास्ते में जो है वो अगर अपनी गाड़ी में आए तो अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे, तो बहरहाल गाड़ी का तो टैक्स होता है, मगर गाड़ी में बैठने बाहर निकलने का टैक्स नहीं होता, नहीं होता ना।
तो टैक्स जो है वो उन उन जगहों पे होता है जहां पे जो है वो गवर्नमेंट को इजाजत है कि यहाँ पे टैक्स लगाया जा सकता है। इनकम के ऊपर टैक्स लगाए, वो इसलिए लगाए कि इसकी जो है वो इजाजत है कहीं गवर्नमेंट को कि भाई जो है वो आप इसका टैक्स लगाइए। सेल्स के ऊपर टैक्स लगता है, इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, अगर सिनेमा में जाते हैं आप लोग तो सिनेमा में एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो बहुत सारी जगहों पे टैक्स लगता है मगर हर जगह पे नहीं लगता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसका मतलब ये है कि ऑथोरिटी टू लेजिस्लेट द टैक्स, क्या कहते हैं, ऑथोरिटी टू लेजिस्लेट द टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या है, ऑथोरिटी टू लेजिस्लेट द टैक्सेस अंडर, हमारे मुल्क के दस्तूर का नाम क्या है, दस्तूर का मतलब हमारी मुल्क की जो है वो मदर लॉ कौन सी है, नहीं मदर लॉ कह रहा हूं, मदर टंग नहीं बोल रहा, मदर लॉ। पाकिस्तान में कोई भी कानून पढ़ा जाएगा तो इसकी शाख हमेशा एक ही कानून से निकलेगी, वो किसका नाम है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ये है ऑथोरिटी टू लेजिस्लेट द टैक्सेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है वो बनाया जाएगा तो उसकी हमेशा जो है वो सरपरस्ती जो है वो कौन से कानून से होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, एनी लॉ विच विल बी फॉर्म इन पाकिस्तान विच इज रिप्यूनियन, रिप्यूनियन का मतलब होता है खिलाफ, रिप्यूनियन टू कुरान एंड सुन्ना इज वॉइड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ऑथोरिटी कहां से लेके आ रहा है, कुरान और सुन्नत से। और फिर इसके बाद जो है वो हर कानून जो पाकिस्तान में बनेगा वो अपनी ऑथोरिटी कहां से ला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आ रहा है। तो अगर आप ये कहें कि डायरेक्ट अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से और इनडायरेक्ट अथॉरिटी मिलती है कुरान और सुन्नत से, तो ये हुए बेसिकली लेजिस्लेटिव हिस्ट्री या बहरहाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट द मेकिंग ऑफ द लॉ। इसके बारे में थोड़ी सी तकरीर इंशाल्लाह आपको सिलेबस में पढ़नी होगी कि गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है, अभी तक लगाया है कि नहीं लगाया, किन चीजों के ऊपर लगा चुके हैं, किन चीजों के ऊपर आगे लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो इस एरिया में पढ़नी है। कौन सा वाला एरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। व्हाट यू विल बी लुकिंग इनटू इन दिस एरिया कि भाई इसमें क्या जो है वो चीज पढ़ रहे होगे कि कौन कौन से टैक्सेस मुल्क में लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से टैक्सेस मुल्क में लगाए जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अच्छा अब आखिरी बात, एथिक्स। चूंकि टैक्सेशन के लॉ के अंदर पैसों का लेन देन इन्वॉल्व होता है और दुनिया के अंदर बहुत सारे जो है वो खुराफात या बहरहाल जो है वो गुनाह के काम इसी वजह से होते हैं कि पैसों का जो है वो रेल पेल है या बहरहाल जो है वो पैसों को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की जो है वो चाहत है। बाकी अदरवाइज ये तो गारंटीड है कि अगर कुछ ना भी किया जाए जिंदगी में तो खाली जो है वो अमाल किए जाए तो उसके ऊपर भी अल्लाह जो है वो आपकी जिंदगी गुजार देगा। यानी अमाल के अंदर भी अल्लाह ने जो पालने की कैपेसिटी रखी है, हरकत करना ना भी हो तो भी बहरहाल आपको जो है वो अल्लाह जिंदा रख देगा। कभी आपको कोई ये आदमी नहीं मिलेगा दुनिया में, बहरहाल जो जहाँ पे कहत वगैरह हो जाते हैं उसकी मैं अलग बात नहीं कर रहा, मगर एक जनरली जो है वो खाने पीने की वजह से कोई खुदा न खास्ता जो है वो मर नहीं जाता है, नॉर्मली ख्वाहिशात के ऊपर मर जाता है। तो बहरहाल जो है वो पाकिस्तान में भी या दुनिया में भी कोई आदमी कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर खाने का मसला हो, कहीं ना कहीं से उसको पहुंच ही जाता है। मगर ये कि बहरहाल ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की चाहत आप में भी है, मुझ में भी है, सब में होती है। तो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की चाहते हो तो वहां पे फिर जो है वो इखलाकियात का जो है वो तनज़्ज़ुल आ जाता है। लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की चाहत में बहुत सारे अनफेयर काम भी करना शुरू कर देते हैं। टैक्सेस के अंदर भी यही होता है, गवर्नमेंट की चाहत ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपसे टैक्स निकलवा ले, आपकी ज्यादा से ज्यादा चाहत ये है कि मैं जो है वो कम से कम टैक्स पे करूं, ऐसा ही है ना।
आप कहेंगे कि मैं कम से कम मैं टैक्स पे करूं, और आप जो गवर्नमेंट कहती है ज्यादा से ज्यादा आपसे टैक्स निकलवा लें। अब इन दोनों के ऊपर जो है वो एक कशाकश चली हुई जो होती है, दोनों के जो है वो सोचे अलग अलग है। एक ज्यादा निकलवाना चाहता है, एक कम पे करना चाहता है। अब इसके ऊपर जो लड़ाई हो रही होती है, इसके ऊपर जो है वो कहीं ऐसे जो है वो मामला ना हो जाए जिसके ऊपर जो है वो लोग कहें कि यार ये तो बद इखलाकी हो रही है और गैर इखलाकी हो रही है। इसके लिए जो है वो हमें इस वाले चौथे एरिया में ये पढ़ना होगा, एथिक्स जो है वो क्या है। एथिक्स का मतलब इखलाकियात का क्या ख्याल रखना है, टैक्स पेयर को भी इखलाकियात का ख्याल रखना है, इसके अलावा जो है वो टैक्स कलेक्टर को भी ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ जो है वो टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी करना है। टैक्स प्रैक्टिशनर कौन लोग होते हैं? टैक्स प्रैक्टिशनर कौन लोग होते हैं? थोड़ा लाउडली बोलिए, कोई बात नहीं, आई के में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो आपको जो है वो करेज होगी एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा लिखने की, और अगर गलत हो गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आई के में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है टैक्स प्रैक्टिशनर? कौन होता है? टैक्स प्रैक्टिशनर वो होता है जो टैक्स का वकील होता है। अगर आपको जो है वो टैक्स के मामलात के लिए मशवरे चाहिए होते हैं तो आप टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। और आपकी जिंदगी में भी आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप अपने कैरियर से सिंसियर हैं तो वन ऑफ द कैरियर आपके लिए जो है वो बहरहाल टैक्स प्रैक्टिशनर का भी है। इस वक्त जो मुल्क में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, यानी हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में, वो टैक्स प्रैक्टिशनर ही कमा रहा है। ऑडिटर भी हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं, फिर और दूसरे लॉ के प्रैक्टिशनर भी हैं। सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? टैक्स या प्रैक्टिशनर कमा रहा है। टैक्स प्रैक्टिशनर वो होता है जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आपके पेट में दर्द है, आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको कहते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसी तरीके से टैक्स के निजाम के अंदर आपको कोई उलझन होती है तो आप किसी के पास जाके मशवरा करते हैं, तो वो कौन होता है? वो टैक्स प्रैक्टिशनर होता है। तो टैक्स प्रैक्टिशनर को भी हम सिखाएंगे कि एथिक्स का ध्यान रखना, अपनी फीस के चक्करों में गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरी बात यह कि टैक्स पेयर को भी समझाएंगे कि एथिक्स का ख्याल रखना, अपने टैक्स को बचाने के लिए अनफेयर काम नहीं करना। और तीसरी जो है वो सूरत ये कि कमिश्नर वगैरह को यानी टैक्स कलेक्टर को भी समझाएंगे कि तुम ज्यादा से ज्यादा टैक्स निकलवाने के लिए जो है वो ऐसा मत करना कि भाई जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर अनड्यू बर्डन डालना शुरू कर दो। तो एथिक्स टू मीन फेयर प्ले। फेयर का मतलब, फेयर का मतलब जायज प्ले इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। समझ आ गई बात? तो ये चार एरिया ब्रीफली मैंने आपको बताए, इसकी डिटेल हमें जो है वो बहरहाल पढ़नी होगी एक जगह पे। आज की क्लास में हमने इसके बारे में एक आइडिया ले लिया। 5 से 10 नंबर के लिए थ्योरी हमें पढ़नी होगी। नंबर 1 जो है वो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 2 हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सिस्टम्स को जो है वो पढ़ा। तीसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ा, और चौथे नंबर पे हमने एथिक्स को पढ़ा। एथिक्स का मतलब ब्रीफली क्या है? फेयर प्ले इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। फेयर मतलब क्यों कह रहे हैं कि जायज प्ले करना? क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है? पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है। सही है ना? अच्छा, अब इसको एक मरतबा आप देख लीजिए, जो भी आपने लिखा है मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। जो भी आपने लिखा है याद करने की कोशिश ना कीजिएगा, इसको खाली एक मरतबा पढ़ लीजिए और फिर मैं आपसे पूछता हूं। देख लिया आप लोगों ने? चले बताइए, ऑब्जेक्टिव और टैक्सेशन क्या है? रेवेन्यू इकट्ठा करना और इक्वलिटी लाना। अच्छा, और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या है? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस में दो लॉ हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। तो कौन सा डायरेक्ट है? इनकम टैक्स। और सेल टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आप बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या खासियत होती है? पेमेंट एक आदमी करता है, बर्डन दूसरे के पास चला जाता है। और इनकम टैक्स में बर्डन और पेमेंट सेम आदमी के ऊपर रहता है। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनकम टैक्स का क्या है? 2001 का लॉ इज द प्रेजेंट लॉ। बिफोर दैट
1979 का, फिर इससे पहले 1922 का। सेल टैक्स का 1990 का लॉ अभी तक चल रहा है। इससे पहले क्या था? 1951 का लॉ था। 1951 से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स लॉ है, इसको हम माइग्रेटेड लॉ भी कहते हैं। क्यों? माइग्रेट समझते हैं ना? माइग्रेट का मतलब किसी और जगह से इधर आ जाना, इसको कहते हैं ना माइग्रेट। इनकम टैक्स लॉ को हम माइग्रेटेड लॉ भी कहते हैं। सोच के बताइए, इसमें आपके पास जो है वो जो लिखा हुआ है उसी से इसका आंसर निकलेगा। बिल्कुल जबरदस्त। क्योंकि ये इनकम टैक्स लॉ का वजूद जो इंडिया से आ रहा है, सेल टैक्स का इंडिया करने के बजाय ये कहे ना बड़े से गेट से, ठीक है ना, तो बड़े सगीर से आ रहा है, इंडो पाक से आ रहा है, तो इसलिए इसको माइग्रेटेड लॉ कहते हैं इनकम टैक्स को। सेल टैक्स लॉ पाकिस्तान की इजाद है। क्यों? ये 1951 के अंदर बना है। डन। अच्छा, फिर तीसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या चीज होती है? गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स को लेजिस्लेट कर सकती है? लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना। तो कानून बनाने का जो है वो मामला टैक्स से मुतालिक, हर चीज के ऊपर तो टैक्स है नहीं, तो जिन चीजों के ऊपर है तो उनके ऊपर क्यों है, उनके ऊपर है तो क्या और चीजों के ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसकी सारी अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट को कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अच्छा, फिर इसके बाद 1973 में आपको पता है कौन सी गवर्नमेंट थी? भुट्टो साहब की। तो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का जो है वो ये वन ऑफ द काम है जो ये पूरी जिंदगी कहता रहते हैं कि भाई हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहरहाल अभी जो चल रहा है ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का है। खैर, आखिर में एथिक्स। एथिक्स क्या चीज होती है? फेयर प्ले ओवर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो फेयर प्ले किस किस को करना होगा? टैक्स पेयर को भी करना होगा, टैक्स कलेक्टर को भी करना होगा, और टैक्स पेयर को भी करना होगा। अच्छा, अब आइए सीरियल नंबर 2। आप सीरियल नंबर 2 को एक मरतबा रीड कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं, अपने अपने तौर पर रीड कर लीजिए। ये है रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, यानी आपको अपनी पढ़ाई के लिए अपना जाविया कैसे मुकर्रर करना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर आप अपने आप को कैसे फिक्स कीजिएगा। ये मैं ऐसे आपको एक मिनट के लिए, अगर मेरी बात सुने, कि हम अगर किसी मदरसे में दाखिला लेते हैं तो हमारे कारी साहब कहते हैं कि अगर आप हिफ्ज करने आए हैं तो कोई लॉजिक वॉजिक ना लगाइएगा। कोई अरबी भी हो, कोई अरबी नहीं यानी अजमी भी हो, हर आदमी को कुरान तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे वो नाजिल हुआ है। उसमें कोई लॉजिक नहीं लगती है कि ये वर्ड पहले क्यों आ गया, ये वर्ड बाद में क्यों आ गया। जो अरबिक जानते हैं वो अक्सर वो बेशतर कहते हैं कि यार यहाँ पे तो प्लूरल होना चाहिए था, सिंगुलर क्यों नहीं है। तो वो इन चीजों के ऊपर ना आइएगा, ठीक है ना। अल्लाह ने अपने लिए बहुत सारी जगहों पे कहा है नहनु। नहनु का मतलब होता है हम सब। तो आप तो कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर अल्लाह अपने लिए हम सब क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना। ये अरबिक के अंदर जो है वो एक उलझन है। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे अना होना चाहिए अल्लाह के लिए, मगर अल्लाह ने कहा है वो नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम जो है वो आपकी शेर रख से भी करीब है। पूरी कायनात जो है वो अल्लाह को नहीं समझ सकती, मगर आपके दिल के अंदर आके अल्लाह बैठ जाते हैं। मगर बैठने के लिए उन्होंने क्या कहा है? वह नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो नहनु क्यों बोला है? हमें हम जानते हैं अरबी, मैं जानता हूं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं कहता हूं इधर अना होना चाहिए, मगर मैं कह सकता हूं अना नहीं, मैं गुनाह में पड़ जाऊंगा। मुझे क्या करना है? वो नानू ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने पढ़ाया पहली क्लास में, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे पहली क्लास में कह दिया कि भाई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगी, यहाँ पे क्या होगा, जो लिखा हुआ है ऐसा ही लेना पड़ेगा। ये ऐसा ही उतरा था, लिखा हुआ भी ऐसा ही है, आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा। मगर टेक्स्ट लॉ में जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपको पाबंदी नहीं है ऐसी कि जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही लेके जाना है। यहाँ पे तो सवाल ही ऐसे आते हैं कि भाई जो है वो ये हो गया ने वो हो गया, इसको ये बीवी अलग तरीके से लिखती है, ये साहब अलग तरीके से लिखते हैं, वो अलग लिखते हैं, वो अलग लिखते हैं। 6 लोगों का आंसर देखते हैं तो सब अलग अलग लिख रहे होते हैं, इसलिए कि वो किताब से निकल ही नहीं रहा होता है। वो किताब से उसका प्रिंसिपल तो निकल रहा होता है, मगर उसका कंक्लूजन आपको खुद ही ड्रॉ करना होता है। तो ये तरीका कार होता है एग्जाम का टेक्स्ट के अंदर। तो आप जो है वो इस पैराग्राफ को पढ़िए तो इसको आपको मजीद बात वाज़ेह हो जाती है।
तो समझ गए? देखो इसमें मैंने ये लिखा है कि आपको अपनी तैयारी जो है वो करने के लिए आपको किस तरीके से फोकस होना चाहिए। आप लोग जिस पैटर्न से आप पीछे आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करा दी जाती थी, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। अब ये भी मुझे मालूम है कि आपने ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझे अभी बताया ये भी याद किया हुआ होगा, मगर यहाँ पे जो है वो याद करने का मैटर नहीं होता है। यहाँ पे सिनेरियो दे दिया जाएगा कि दुकानदार से खरीदने गए, उसने आपको टैक्स लगाया, आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने आगे गवर्नमेंट को दिया, तो बताओ ये कौन सा टैक्स बनता है। तो आपने अपने प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बोला कि भाई ये तो जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा मामला, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा देखिए। द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट उस तरीके से नहीं होगा जैसे मदरसे में लोग पढ़ते हैं कि भाई याद कर लो, बस जैसा है ऐसा ले लो, लॉजिक वॉजिक ना लगाना। यहाँ पे लॉजिक लगेगी, लो है मगर लॉजिक लगेगी। द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पेपर जो है वो क्या है, टैक्स प्रैक्टिसेस, जिसके ऊपर आपको खुद से समझ पड़ रही है कि जब नाम लिखा है टैक्स प्रैक्टिसेस तो प्रैक्टिस तो हर आदमी अलग अलग करता है। ये आदमी भी इसी क्लास में आए, ये बीबी भी इस क्लास में आई, वो भी इस क्लास में आया, ये सेकंड रो में बैठे, ये पहली रो में बैठे, ये पहली रो में बैठी, वो दूसरी रो में बैठी, ये हर एक ने अपना अपना एक मिजाज इस्तेमाल किया, अपनी अपनी एक सहूलत देखी और बैठ गए। सब वरना जो है वो एक ही जो है वो पैटर्न के ऊपर आते तो सब इधर ही जो है वो उमड़ रहे होता है, हर आदमी लड़ाई कर रहा होता है कि मुझे इधर ही बैठना है। नहीं, आपने कहा कि ये प्रैक्टिस है कि कोई पहली लाइन में बैठता है, कोई दूसरी लाइन में बैठता है, आपने अपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर लिया। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कीजिएगा एक दायरा कार के अंदर। जो भी इस क्लास में आया उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए क्लास के अंदर बैठ गया, क्लास के बाहर नहीं बैठेगा। क्यों? कि क्लास के अंदर बैठना बहरहाल आपका मैक्सिमम इख्तियार है। इसी तरीके से आपने जो मुझसे सीखना है उसको सीख के आपको जो है वो आंसर एग्जाम में देना होगा, मगर इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी कि इसने जो आंसर दिया है वही आंसर दे रही होगी। हम तो बहरहाल कॉपियां भी चेक करके पीछे आ चुके हैं जिंदगी में, तो वहां पे हमने देखा है कि 10 लोग की कॉपियां चेक करो तो हर एक का आंसर अलग होता है और फिर उसके ऊपर मार्क्स भी दे रहे होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अब वो दौर आपको गुजर गया जिसमें आप याद करके आ रहे थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा, समझ के, जिसको आप बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करनी होगी। तो टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट ये कहता है कि भाई ये तो टेक्स्ट प्रैक्टिस का मामला है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि पेपर इज लाइकली टू बी मोर ऑन प्रैक्टिकल साइड रादर देन टू एम्फेसाइज ऑन द थ्योरी। एक इलस्ट्रेशन आपको बताते हैं, उसकी बात ये है कि एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप मेरे साथ पढ़ोगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, उसको कहते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C। लिखा है ना, 2 सबसेक्शन 29C। तो ये जो होता है पहला वाला वर्ड दो, इसको कहते हैं सेक्शन, और ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है इसको कहते हैं सबसेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C। उसके अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब आप पढ़ोगे उसके अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C में एक डेफिनेशन लिखी हुई है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। किसकी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। मुझसे गौर से सुनिए फिर मैं आपसे पूछूंगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो होती है कि अगर वो मैनुअली वहां पे काम हो रहा हो, यानी कोई मशीनें वगैरह इलेक्ट्रिक से चलने वाली ना हो, हाथ से चलाने वाली मशीनें हो या मशीनें हो ही ना, और जो है वो वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हो हाथों से या मशीनों से, मगर इलेक्ट्रिक की मशीनें नहीं है, और उसमें जो है वो कम से कम 20 लोग काम करते होंगे। और अगर वहां पे मशीनें हो जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लांट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कम से कम 10 लोग काम करते होंगे। और वहां पे क्या काम होता होगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते होंगे। दूसरा काम, वहां पे जहाजों को तोड़ के, अगर आपका कभी गडानी में जाना हो तो गडानी में आपको मालूम है एक शिप ब्रेकिंग एरिया है, जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। तो वहां पे शिप आते हैं बाहर से, जो पुराने शिप हो जाते हैं, और वो पुराने शिप को जो है वो तोड़ फोड़ के उसका लोहा बेचा जाता है। आपको मालूम है ना, लोहा मैन्युफैक्चर नहीं होता है, लोहा का नुजूल होता है, सूरतुल हदीद है कुरान में, ठीक है ना। लोहा जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, लोहा का अल्लाह से, अल्लाह का नुजूल है ये, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होती हैं, यानी कि जो मादनियात, इसी तरीके से ये भी अल्लाह का एक खजाना है लोहा। तो लोहा जो है वो बहरहाल पैदा तो होता नहीं है, तो पुराना लोहा जो जहाजों में लगा है उसको तोड़ फोड़ बेचा जाता है, फिर यही लोहा जो है वो फिर दूसरे जहाजों में इस्तेमाल होता है, या फिर इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोहा जो है वो जो रिसाइकल होता है गडानी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, वो ब्रेकिंग है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर होती है, इलेक्ट्रिसिटी में पानी और जो है वो गैस, वो फॉसिल ऑयल यानी कि डीजल और पेट्रोल, इनके जो है वो आमेजिश से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाना भी इंडस्ट्रियल के काम में आता है। चौथे नंबर पे
जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। 5वें नंबर पे, अगर जो एक चलाते हो, होटल भी इंडस्ट्रियल में आता है। 6ठे नंबर पे, अगर जो है वो आप टेली कम्युनिकेशन कंपनी हो, टेली कम्युनिकेशन कंपनी आप सब लोग के पास मोबाइल कनेक्शन होगा, तो ये किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी से आपने लिया है, टेलीनॉर, वारिस, जो भी आपने लिया हुआ है, तो ये जो है वो टेली कम्युनिकेशन कंपनी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। कितने काम गिनवाए? 6। नंबर 1, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। नंबर 2, शिप बिल्डिंग करना। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन करना। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, होटल चलाना, टेलीकम्युनिकेशन। 6, और आखिरी, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, मादनियात को, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के एल्युमिनियम है या मुख्तलिफ किस्म की मादनियात हैं, उसको पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना। ये मिला जुला के कितने हो गए? 7। तो टोटल 7 काम जो है ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जो है वो कितने मुलाजिमीन हो, कम से कम 10 या 20। 10 कब? जब आपका इलेक्ट्रिक प्लांट हो, और अगर मैनुअल प्लांट हो तो कितने होने चाहिए? 20। तो एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखा जाएगा और फिर कामों को देखा जाएगा, तो इसकी बेस पे क्या बन जाओगे आप? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाओगे। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाओगे, ये पहले आता था एग्जाम में, यानी आपकी अर्लियर स्टडीज में इस तरीके से होता था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती क्या है, आपने याद कर ली, डेफिनेशन लिख के आ गए। अब ये नहीं आएगा, अब ये आएगा जिस लेवल पे आप खड़े हुए हो कि भाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ये बनती है कि नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे होंगे कि आप जो है वो एक होटल चला रहे हो, मगर होटल के अंदर जो है वो मुलाजमीन जो है वो सिर्फ 5 है, तो आप बोलोगे नहीं हो भाई, 5 मुलाजमीन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक है, बाद नहीं है इलेक्ट्रॉनिक, वो तो बाद की बात आती है, मगर 5 तो भी फिट नहीं होती, ये तो कभी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं आएगी। तो ये इस तरीके का सवाल आएगा, एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करना होगा। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अप्रोच। अच्छा, फिर दूसरा सवाल आएगा कि सर इतनी बहस क्यों करवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर हो जाएगा तो होगा क्या? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर प्रूफ हो गए कोई, तो उससे होगा ये, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जब अपनी सेटअप करती है, यानी होटल बनाती है या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालती है, तो उसमें जो भी मशीनरी, बिल्डिंग की कॉस्ट या कोई भी इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है, उसका जो है वो 25% जो है वो आपको टैक्स लायबिलिटी से रिबेट मिलता है। जो भी साल के आखिर में आपकी टैक्स लायबिलिटी हो, आप उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होती है उसका 25%, अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी 100 रुपए की है और प्लांट लगाने की कॉस्ट जो है वो आपकी मिसाल के तौर पे जो है वो 50 रुपए की है, मिसाल के तौर पे, तो उसका 25% कितना बना? 50 रुपए का 25%, 12.5 रुपए। 12.5 रुपए आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी से मिन्हा या माइनस कर लीजिएगा और फिर आप गवर्नमेंट को दीजिएगा। ये मैं आपको किताब में से भी पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में इसको कहते हैं 65G। 65G में क्या कहा गया है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एक टैक्स रिबेट मिलता है। कितना रिबेट? 25%। किस चीज का? कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब सेटअप कॉस्ट। और ये सेटअप कॉस्ट का जो 25% आपको मिलेगा, ये कोई आपको कैश देने नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपके साल के आखिर में जो लाइबिलिटी निकलेगी, इसमें से ये 25% की फिगर जो है वो माइनस कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन हमने उठाई, उसमें पहले तो हमने ये समझा कि भाई ये पर्टिकुलर सेटअप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनता है कि नहीं बनता, इसको कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। फिर हमने क्या कहा कि भाई जो है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर प्रूफ हो गई तो उससे फायदा क्या होगा, इसको कहते हैं कोरिलेटिंग अफेक्ट या लिंकिंग अफेक्ट, के को लिंक किया कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन रही है तो बन गई, तो बनने के बाद क्या करेंगे, इसको बनाया 2 सबसेक्शन 29C से, फिर इसके बाद जो है इसको लिंक किया 65G से। 65G में हमने क्या किया, इसके ऊपर क्रेडिट कैलकुलेट किया। कितना क्रेडिट था? 25%। किसका 25%? सेटअप कॉस्ट का। और इसको कहां से लाइबिलिटी से नॉक ऑफ किया? साल के आखिर में टैक्स लाइबिलिटी से नॉक ऑफ किया। समझ गए? इसको कहते हैं लिंकिंग। डेफिनेशन उठाई सेक्शन 2 से और इसको जो है वो क्रेडिट के तौर पे प्रोसेस करवाया कहां पे? 65G के अंदर। तो ये कहलाता है कोरिलेटिंग अफेक्ट या लिंकिंग अफेक्ट। तो ये होता है अब सिलेबस का स्टाइल या पेपर का स्टाइल। ये आपको नहीं पूछता कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के डेफिनेशन को दुखा में दोबारा से लिख के आ, तो जिंदगी में कभी नहीं आती। जब आप पास होकर निकलोगे तो उस सूरत होगा कि ये डेफिनेशन हो चुकी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे?
तो अब आईकेप में या बहरहाल जो भी फैसला साज लोग हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर सेंसिटिव डेवलप किया जाए, रादर देन के खोमा के इंजेक्शन लगाए जाए। इंजेक्शन का मतलब तो ये याद कर लिया नहीं, ये नहीं करना है। आपके जो अल्लाह ने जो आपको सलाह दी है, जिसको हम कहते हैं सेंसिबिलिटी अल्लाह ने दी है, उसको एक्टिवेट किया जाए नई टेक्निक्स के साथ। तो बहरहाल ये जो है वो सिलेबस का एरिया होगा कि अब इसका नाम प्रैक्टिस के तौर पे लिया जाएगा रादर देन लॉ के तौर पे। प्रैक्टिस में आपको दो अपनी स्किल्स डेवलप करनी होंगी। नंबर 1 एनालिटिकल, नंबर 2 कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब मुख्तलिफ हालात को मिक्स करके एक नतीजा खस करना, इसको क्या कहते हैं? कोरिलेशन। मुख्तलिफ चीजों को लिंक करके एक नतीजा अखज करना, सही है ना? अब जैसे एक आप लोग जो है वो अपनी यहाँ पे टीएसए के नीचे से गुजर रहे हैं और आपके हाथ में किताबें भी हैं। किसी ने बहुत सारी चीजों को लिंक किया। उसने पहले तो आपके गेटअप को देखा कि जिस तरीके के गेटअप आपके क्लास में होते हैं वो शादियों में ऐसे गेटअप नहीं होते, वलीमे में आप जाते हैं तो ऐसा नहीं जाते जैसे क्लास में आए। तो गेटअप को देखा, फिर उसने बाद उसकी दूसरी चीज देखी कि यार ये इंस्टीट्यूट के आसपास घूम रहा है या घूम रही है। दूसरा तीसरी चीज उसने आपके हाथों को देखा कि इसके पास किताबें हैं। तो इन तीन चीजों को उसने लिंक करके ये फैसला निकाला कि आप वाकई स्टूडेंट हैं, है ना? जो जो पुलिस और रेंजर्स के लोग होते हैं वो चीजों को इसी तरीके से परख रहे होते हैं। इसको कहते हैं हम कोरिलेशन किया। मुख्तलिफ चीजों को कोरिलेट किया। पहले आपका ड्रेस देखा, फिर इसके बाद जो है वो आपकी लोकेशन देखी, फिर लोकेशन के बाद आपके हाथों को देखा। नतीजा ये निकला कि भाई ये तो स्टूडेंट है। ये सही है ना? इसी तरीके से आपको भी अपनी पढ़ाई के अंदर आप भी जो है वो एक रेंजर है या पुलिस है, मगर लो के रेंजर और पुलिस है। तो आपको जो है वो चीजों को लिंक करना होगा कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन गई, चलो तो बना लिया, तो फिर फायदा क्या होगा? उसको 65G में प्रोसेस किया। तो दो तरीकों से आपको एग्जाम में टेस्ट किया जाता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स और दूसरी क्या है? कोरिलेशन इफेक्ट। ये देखिए, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। Illustration purpose is the concept of industrial undertaking under section, क्या बोलेंगे इसको? सेक्शन 2 29C of the ordinance, with emphasis more on practical side. One can imagine that the concept is likely to be tested as, शायद आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा कि एक बंदा है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे करके मैंने लिखा है, से का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मटेरियल को क्या इसके पास है क्ले, क्ले समझते हैं ना, चिकनी मिट्टी। क्ले को वो कन्वर्ट करता है पोर्ट्स में, यानी कि गमले बना लेता है। और फिर आपको पूछता है कि क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? बिल्कुल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, मगर इसके पास मुलाजमिन कितने होने चाहिए? ये इसमें लिखा है ना तीसरी वाली लाइन में, दूसरी वाली लाइन में कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वगैरह नहीं है। कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। तो यहाँ पे जब आप निकलेंगे ना टीएसए से बाहर, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक वो मिलेगी आपको, नर्सरी मिलेगी। तो वो नर्सरी जो है उसके पास आप देखेंगे तो बेचारे के पास दो बैठे हुए होते हैं, वो भी ये करता है, गमले से वो बनाता रहता है। उसको आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं कह सकते, क्यों? उसके बाद 20 मुलाजमीन नहीं है। कितने मुलाजमीन होने चाहिए? 20 होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए अगले पेज पे। अब इसके ऊपर ही शायद एग्जाम में क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इससे फायदा क्या होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको इसके ऊपर क्या मिलेगी? टैक्स क्रेडिट मिलेगी। आप चाहेंगे तो इसके आगे ही ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन सा टैक्स क्रेडिट समझा है आपको। पेज नंबर सेक्शन नंबर कौन सा बताया आपको, याद रहा आपको? 65G। 65G का क्रेडिट मिलेगा। और क्या क्रेडिट था? सेटअप कॉस्ट का मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा इसको एडजस्ट करेंगे किससे? अगेंस्ट एनुअल टैक्स लायबिलिटी। साल के आखिर में जो लायबिलिटी निकलेगी उससे क्या कर लेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। ये इसका क्या हुआ? ये वाला पैराग्राफ से मैंने क्या समझाने की कोशिश की? कोरिलेटिंग अफेक्ट। कोरिलेटिंग अफेक्ट का मतलब ये कि खामखा में बहस क्यों करना है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन होता है। उससे ये होता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग प्रूफ हो गए तो तुम्हें क्रेडिट का मामला मिल जाएगा, है ना? 65G नंबर सेक्शन।
अच्छा अब आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा ये तो आपको मालूम है कि बेसिक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से? बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस होते हैं। अच्छा अब इस पैराग्राफ के अंदर इसका इस्तेमाल है, तो इस वजह से मैंने पहले आपको थोड़ा सा तैयार कर लिया बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। दो टाइप के टैक्सेस हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। इफ द पेमेंट एंड बर्डन ऑफ टैक्सेस लाइज ऑन द सेम पर्सन, लाइज मतलब अप्लीकेबल ऑन द सेम पर्सन, तो फिर ये टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इसकी एग्जांपल सुनिएगा। एबीसी लिमिटेड है, उसकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन की है। टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि जिसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। इनकम टैक्स लॉ में इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर। तो जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स का रेट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। अगर इसकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन की है 30 जून 2023 के लिए, तो उस सूरत हाल में इसका जो है वो इनकम टैक्स जो है वो निकलेगा 2,90,000 का। कंपनियों के ऊपर टैक्स रेट कितना है? ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है तीसरी लाइन में। कंपनियों के ऊपर टैक्स रेट कितना है? 29%। पूरा बोलिए। 29% ऑन टैक्सेबल इनकम के ऊपर। क्या बोलेंगे? 29% ऑन टैक्सेबल इनकम के ऊपर। कंपनियों का टैक्स रेट 29% है, तो वो 29% कैसे टैक्स का रेट निकालेंगे कि वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर अप्लाई कर दिया उन्होंने 1 मिलियन के ऊपर, और नतीजा ये निकला कि 2,90,000 का टैक्स लाइबिलिटी आ गई। देखिए क्या एंट्री बनाई, फाइनेंशियल अकाउंट की एंट्री। इनकम टैक्स एक्सपेंस इन्होंने डेबिट किया और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट किया। इनकम टैक्स एक्सपेंस किसका है? इनकम टैक्स एक्सपेंस किसका है? एबीसी लिमिटेड का है। और इनकम टैक्स पेएबल भी किसका है? एबीसी लिमिटेड का है। जो एबीसी लिमिटेड का, तो जिस आदमी का एक्सपेंस है उसी आदमी का पेमेंट है, तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। आप देखिए नीचे मैंने एरो बना के लिखा है। एबीसी लिमिटेड का ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, और जो बैलेंस शीट है जिसको हम आजकल के दौर में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी एबीसी लिमिटेड की है। तो अगर एबीसी लिमिटेड का बर्डन और एबीसी लिमिटेड की पेमेंट, तो उस सूरत हाल में ये टैक्स कौन सा कहलाएगा? ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, है ना? तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डन। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल बताइए, तो ये छाप देंगे आप लोग। मतलब छाप के मतलब यानी कि समझ के, समझ लिया ना आपने? अच्छा नेक्स्ट। बिसाइड्स इनकम टैक्स मुल्क में और भी डायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैपिटल वैल्यू टैक्स है जो परचेज और प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। वोटर टैक्स है जो वोटर के कनेक्शन के ऊपर लगता है, मगर खैर वो आपको सिलेबस के लिए नहीं पढ़ने। आपको सिलेबस में सिर्फ पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ, और इनकम टैक्स लॉ के आपके सिलेबस में मार्क्स कितने हैं? 60 से 75। कितने? 60 से 75। थ्योरी का एरिया 5 से 10 नंबर का, और दूसरा एरिया कौन सा है? इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स के एरिया में कितने पर नंबर मिलेंगे? 60 से 75। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज बाय वन पर्सन एंड बर्डन और एक्सपेंस इज पास ऑन टू अनदर पर्सन, देन द टैक्स इज द इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब बनता है जब पेमेंट एक आदमी करे और इसका बर्डन जो है वो दूसरे आदमी के ऊपर चला जाए। सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड ने गुड्स को सेल किया है 1 मिलियन की, और इसकी 1 मिलियन के ऊपर सेल टैक्स का मैंने रेट लगाया है 17%। अभी 2 दिन पहले मैंने क्या बताया? रेट क्या हो गया है? 18 हो गया है। मगर ये कई बहरहाल ये 2 दिन पहले का प्रिंट है, तो उस वक्त जो है वो 17% था। बल्कि 2 दिन भी नहीं, कल से हुआ है, 24 तारीख से हुआ है। तो 23 तारीख को अनाउंस हुआ था, 24 तारीख से अफेक्टिव हुआ है। कितना रेट अनाउंस हो गया है? 18, मगर मैंने बहरहाल यहाँ पे 17 लिखा है। तो 17% का सेल टैक्स के रेट है। और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फाइनेंशियल इंपैक्ट ऐसे कैलकुलेट हुआ कि 1 लाख रुपए की, 1 मिलियन की आपने सेल की 10 लाख की, और इसके ऊपर सेल टैक्स का रेट आपने लगा दिया 17%, तो 1,70,000 का टैक्स बना। में एंट्री बनी कि अकाउंट रिसीवेबल आपने 11,70,000 का बुक किया, और पेबल जो है वो आपने 1,70,000 का सेल टैक्स बुक कर दिया। सेल्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में 10 लाख के लेके चले गए। अकाउंट रिसीवेबल किसका है? और अकाउंट ये पेबल किसका है? जरा सोच के बताइए। नहीं नहीं, सोच के बताइए, इसमें देख के बताइए। अकाउंट रिसीवेबल किसका है? अकाउंट रिसीवेबल, आप अकाउंट रिसीवेबल तो समझते हैं ना?
अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि कस्टमर को आपने कर्ज पे सेल किया है, तो 10 लाख रुपए की आपने सेल की और इसके ऊपर जो है वो 1,70,000 का आपने सेल टैक्स भी लगा दिया और नतीजा ये निकला कि 11,70,000 का आपने अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लिया। अच्छा, फिर इसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए की सेल्स बुक की और पेबल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर 1,70,000 का सेल टैक्स पेबल बुक किया। इसमें कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है टैक्स के एक्सपेंस को बुक करने के लिए? अरे सोच के बताइए, क्या मुश्किल है? बैलेंस शीट किसकी है? कंपनी की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेल के लिए बुक किया हुआ है, किसका? कंपनी का। इसमें सेल टैक्स एक्सपेंस कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगर जो है वो एक्सपेंस ना हो आपका, मगर फिर भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, तो कहां से पे कर रहे होगे? पेएबल बुक किया है ना 1,70,000 का, तो ये पेएबल क्या कैसे बुक किया हुआ है? सामने से रिकवरेबल दिखाया हुआ है। कहां से रिकवरेबल दिखाया हुआ है? कस्टमर से। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। क्यों? कैसे इनडायरेक्ट टैक्स बना? कि पेमेंट तो एबीसी लिमिटेड कर रही है, मगर ये कि जो है वो एक्सपेंस बुक नहीं कर रही है। एक्सपेंस किसका बुक हो रहा है? कस्टमर का बुक हो रहा है। नतीजतन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डन। अच्छा, बिसाइड सेल टैक्स फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मुल्क में और भी हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी एक है चीज, वो भी बहरहाल जो है वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगती है, मगर वो खैर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। योर सिलेबस जो है वो रिक्वायर कि आप सेल टैक्स एक 1990 पढ़िएगा, और ये सेल टैक्स 1990 के पढ़ने के लिए आपके मार्क्स कितने हैं? 20 से 30 नंबर के हैं। अच्छा, अब आपकी और मेरी जो पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई का तरीका ये है कि आपको ये किताब अरेंज करनी पड़ेगी। किताब आपको मालूम है? ये वाली किताब आई कैप की। ठीक है, ये किताब आपको पढ़नी है। मतलब ये आई कैप की ऑथेंटिक बुक है, मतलब इसमें से जो है वो पेपर बनेगा। गारंटी है आई कैप की कि इसमें से इसके अलावा कोई पेपर नहीं बनेगा, यानी कि जो भी चीज होगी इसके किसी ना किसी पेज के ऊपर फिक्स हो रही होगी एग्जाम में। यानी कि आप किसी और किताब से पढ़ते हैं तो उसमें गारंटी नहीं है में जो है वो फिक्स हो जाएगी कि नहीं होगी, मगर ये किताब जरूरी तौर पे फिक्स होगी, तो हम इसी से पढ़ेंगे। अच्छा, मगर जाहिर बात है कि हमें जो है वो इस किताब के साथ साथ कुछ चीजों को मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि जो है वो इसको एक पैटर्नाइज वे पे लेके चलना पड़ेगा। तो आपको हर क्लास में एक हैंडआउट भी मिलेगा। वो हैंडआउट जो है वो हमेशा ये सीरियल नंबर वाइज होगा, जैसे ये आज लिखा हुआ है ना फर्स्ट लेक्चर, इसी तरीके से आपको टोटल जो है वो 52 के करीब हैंडआउट्स मिलेंगे। तो एक एक करके आप जो है वो अपनी फाइल में लगाते रहिएगा। ये इसका आप समझ लीजिए कि मैप है इस किताब का। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपको ये करना होगा कि इसी किताब के साथ आईकेएफ की एक जो वो क्वेश्चन बैंक आती है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये कि उसमें पास पेपर्स हैं, मगर विद द न्यू लॉ। विद द न्यू लॉ का मतलब ये कि लॉ तो हर साल चेंज हो जाता है। अब पेपर जो है वो अगर मिसाल के तौर पे 2018 का है, उस वक्त का जो लॉ था उसके हिसाब से पेपर बना है, मगर आज लॉ चेंज हो गया, तो इन्होंने क्या किया हुआ है उस क्वेश्चन बैंक के अंदर, उसको नए लॉ के साथ जो है वो तरतीब कर दिया है। तो आप क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और इसके साथ साथ पास पेपर भी हो जाते हैं। तो तीन चीजें आपको अरेंज करनी है। एक जो है वो मेरे नोट्स को आप फाइल करते रहिएगा, हर क्लास में आपको मिलेंगे। दूसरी, ये किताब आपको अरेंज करनी है, और इसके अलावा जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक भी अरेंज करना है। पास पेपर को आप जो है वो ना कीजिएगा, वो आपके काम के नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजन वो सारे के सारे आज जो है वो क्वेश्चन बैंक के अंदर जम हो गए। समझ गए बात? अब मैं अगले पैराग्राफ के अंदर यही बात कह रहा हूं कि जब आप किताब ले लेंगे तो इंशाल्लाह पेज नंबर 6 और 7 के अंदर आपको ये मिलेगा कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की किताब में क्या बात लिखी हुई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो भी मैंने बात पढ़ाई, ये नीचे लिखा हुआ बीबी, ये पेज नंबर 6 7 पे क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस के नाम से एक जो है वो टॉपिक मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की पूरी एग्जांपल्स, जैसे कि अभी भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कराए। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये क्या है? ये ये ऑर्डिनेंस है। ये क्या है? एक्ट। ये क्या है? एक्ट। कहीं ऑर्डिनेंस है, कहीं एक्ट है, माजरा क्या है? कहीं लॉ का नाम एक्ट है, कहीं लॉ का नाम ऑर्डिनेंस है, वजह क्या है? आइडिया है? कोई आइडिया? कहीं लॉ का नाम एक्ट होता है, कहीं लॉ का नाम ऑर्डिनेंस होता है, क्या वजह है? तो क्यों करता है सदर पास?
नहीं मालूम? अच्छा, ये आपको मालूम है हमारे मुल्क में दो तर्ज हुकूमत है। यानी तर्ज हुकूमत को उर्दू में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूं तो जो है वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट दो, यानी कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट दो टाइप की है। ये आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना है? मगर एक भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किया, आपको पता है? हर 75 साल के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, मगर एक भी 5 साल पूरे नहीं कर सका है, सबको निकाल देते हैं। अच्छा, अब निकालने का इन्होंने रिसेंटली नया तरीका निकाला है कि निकालेंगे और दूसरी जो है वो गवर्नमेंट को ले आते हैं। मगर पहले तो ये होता था कि ऐसे निकालते थे कि आप भी जाइए और आपके सारे मिनिस्टर भी जाएं, और क्या लग जाता था मुल्क में? चल जाता था। तो जब मार्शल लॉ लगा हुआ होता है तो उसमें फौजी हुक्मरान होता है, मालूम है? अब फौजी हुक्मरान होता है तो उस वक्त पार्लियामेंट नहीं होती है, सही है? पार्लियामेंट बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है कि कब हमारी बारी आए। और बैठा कौन होता है गवर्नमेंट में? फौजी हुक्मरान बैठा होता है। तो फौजी हुक्मरान के दौर में भी कानून बनते हैं। तो फौजी हुक्मरान के दौर में जो कानून बनेगा उसका नाम हमेशा ऑर्डिनेंस का होगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के साइन से, जैसे इन्होंने अभी कहा कि प्रेसिडेंट साइन करके मुल्क में लागू कर देता है, इसलिए प्रेसिडेंट साइन कर देता है कि पार्लियामेंट होती ही नहीं है। और जब पार्लियामेंट से मंजूर होकर कोई कानून आता है तो उसका नाम क्या होता है? एक्ट। ये है तरतीब, ये देखिए। अच्छा, with while going through with the discussion in three above, you might have noticed that income tax law is titled as Income Tax Ordinance 2001, जबकि सेल टैक्स एक्ट में सेल टैक्स एक्ट 1990 लिखा हुआ है। अब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या फर्क होता है। द लॉ इन्फोर्स थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी आर्मी रूल और मार्शल लॉ लगा हुआ हो, तो उस सूरत हाल में जो कानून बनता है उसका नाम क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है। 2001 में जब ये कानून आया था तो उस वक्त जो है वो मार्शल लॉ लगा हुआ था, परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो थे, जिनका भी रिसेंटली इंतकाल भी हुआ है, मालूम है ना? तो जो परवेज मुशर्रफ थे उनकी गवर्नमेंट थी 2001 में, और उस वक्त ये कानून आया था, तो इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेंस है। फर्दरमोर इन सम केसेस टर्म्ड एज इमरजेंट सिचुएशन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इमरजेंट सिचुएशन हो जाती है। द प्रेसिडेंट इज आल्सो एम्पावर्ड टू एनफोर्स अ लॉ एज ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, पार्लियामेंट सेशन में है, मगर ये कि ऑर्डिनेंस जो है वो लागू हो जाता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, क्योंकि कोई इमरजेंसी आई हुई है, कोई फ्लड आया हुआ है, कोविड आया हुआ है। सच एन ऑर्डिनेंस जो है वो अपनी जिंदगी आगे की गुजारने के लिए 120 दिनों के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट की 120 दिनों में मंजूरी नहीं होती है तो फिर ये क्या हो जाता है? ये लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट का मतलब खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है। तो अगर एक ऑर्डिनेंस उस वक्त आया जब जो है वो पार्लियामेंट है ही नहीं, तो उस सूरत हाल में ये पूरी जिंदगी ऑर्डिनेंस के नाम से चलता रहेगा। मगर एक ऑर्डिनेंस उस वक्त आया जब पार्लियामेंट है, और क्यों आया उस वक्त ऑर्डिनेंस के नाम से? क्योंकि इमरजेंट सिचुएशन थी। तो इमरजेंट सिचुएशन में जो ऑर्डिनेंस आता है उसको पार्लियामेंट से आगे मंजूर होना है, कितने दिनों में? 120 दिनों में। अगर 120 दिनों में मंजूर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वो लॉस्ट हो जाएगा। जो मैंने वर्ड लिखा है ना, क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। और किस दिन से जो है वो लॉस्ट हो जाएगा? नहीं, 121 से नहीं, बिगिनिंग से होगा। देखो पैराग्राफ के आखिरी में वर्ड लिखा हुआ है, इसको पहले दिन से खत्म किया जाएगा। जब से ये आया था उसी दिन से इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। समझ गए बात? अच्छा, इसकी एग्जांपल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक लॉ प्रोमलगेट किया था, इनकम टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, जिसका डेट थी 15 सितंबर 2021। उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन थी, आईएमएफ से लोन लेना था। ऑल्दो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी इमरान खान की गवर्नमेंट उस वक्त मौजूद थी, मगर इसके बावजूद भी ऑर्डिनेंस के नाम से आया, क्योंकि उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ की या बहरहाल पीपल्स पार्टी की बहुत रेजिस्टेंस होती थी, वो लॉ पास करने में बहुत जो है वो मुश्किलात क्रिएट करते थे। तो प्रेसिडेंट अलवी जो इन्हीं पार्टी के हैं यानी पीटीआई के हैं, उन्होंने बहरहाल जो है वो ऑर्डिनेंस के नाम से लागू कर दिया। और फिर इसके बाद जो है वो इन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन का भी नाम दिया कि भाई आईएमएफ की डिमांड है, आईएमएफ को तो जानते हैं आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एज अ कंडीशन ऑफ डेट एग्रीमेंट टू फर्दर स्ट्रिंजेंट द मेजर्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। ये ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट की अप्रूवल से अगले 120 दिनों में अप्रूव हुआ, और फिर इसके बाद इसका नाम एक्ट बन गया।
15 सितंबर को आया, इसके बाद क्या हुआ, ये 15 जनवरी तक, जिसके अंदर 120 दिन बनते हैं, 15 जनवरी 2022 तक ये पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ और मुल्क में लागू हो गया। अगर ये अप्रूव ना हो पाता 120 दिनों में तो फिर क्या होता, फिर ये खत्म हो जाता। कब से खत्म होता, 15 सितंबर से खत्म हो जाता। 15 सितंबर क्या डेट है, इसकी बिगिनिंग डेट है। अब इसको सम अप कीजिएगा। The ordinance enforced by the president when parliament is not in session, the ordinance will be continuing till struck down subsequently when a parliament is formed. ये 2001 का ऑर्डिनेंस है, ये चलता रहेगा। इसको 120 दिनों में अप्रूव नहीं कराना, क्योंकि ये इस वक्त बना था जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। अब जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक के आगे ऐसी जरूरत महसूस ना हो कि जैसे पीछे भी 2 कानून खत्म हो चुके हैं, इसको शायद जिंदगी में कभी खत्म किया जाए तो किया जाए, मगर 120 दिनों का मैटर इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। 120 दिनों का मैटर दूसरे वाले के ऊपर होगा। The ordinance enforced by the president when although parliament is in session but due to emergent situation like IMF की requirement थी, such an ordinance will either be lapsed or retitled as act. लैप्स हो जाएगा, 120 दिनों में अप्रूव नहीं हुआ, और अगर 120 दिनों में अप्रूव हो गया तो इसका नाम टाइटल क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल प्रोसेस ऑफ 120 डेज। अब इसको आप एक मरतबा पढ़िए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, याद करने की कोशिश ना कीजिएगा। पढ़ लिया आप लोगों ने? ऑर्डिनेंस क्या होता है, सब बोले। लॉ इन्फोर्स बाय द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। लॉ इन्फोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस 2 टाइप के होते हैं, सोच के बोलो। प्रेसिडेंट से साइन किया हुआ जो लागू कानून होता है, इन्फोर्स कानून होता है, उसको आपने कहा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस 2 टाइप के होते हैं। हाँ, इसमें डिटेल में क्यों जाते हैं आप, इमरजेंसी सिचुएशन का टर्म यूज करें ना। और कोई, मैंने सवाल ये पूछा है कि ऑर्डिनेंस 2 टाइप के होते हैं। बिल्कुल, ये सही आंसर है। एक ऑर्डिनेंस ऐसा होता है जो ऑर्डिनेंस के तौर पे बनता है और हमेशा ऑर्डिनेंस के तौर पे बनता है, और एक ऑर्डिनेंस ऐसा होता है जो ऑर्डिनेंस के तौर पे बनता है मगर 120 दिनों के अंदर एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा लॉ ऑर्डिनेंस के तहत बनता है और 120 दिनों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में? जब इमरजेंसी सिचुएशन वाला ऑर्डिनेंस हो। कौन सा वाला? इमरजेंसी सिचुएशन वाला। और कौन सा ऐसा ऑर्डिनेंस है जो ऑर्डिनेंस के तौर पे बनता है और ऐसा ही चलता रहता है? जो मार्शल लॉ के अंदर। समझ, मैंने सवाल ये लोगों से वापस दोहरा लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जो लॉ ऑर्डिनेंस के नाम से आया, ये ऐसा लॉ होता है जो इन्फोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट होता है। कैसा होता है? इन्फोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट होता है। ये 2 तरीकों से आता है, या तो इमरजेंसी सिचुएशन में आता है या मार्शल लॉ में आता है। मार्शल लॉ में आएगा तो ऐसा ही रहेगा हमेशा, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आया तो 120 दिनों में एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कन्वर्ट नहीं हो सका 120 दिनों में तो फिर ये लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, इसकी अपनी हैसियत खो बैठेगा। किस दिन से? पहले दिन से। आप लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले बोला था 121वें दिन से। 121वें दिन नहीं, कहां से? फ्रॉम द बिगिनिंग। ये काम। अब वापस मेरी तरफ आइए, अब लिखिए नहीं, अभी मेरी तरफ आइए, लिखिए बाद में। अगला सवाल, एक्ट क्या चीज होती है? एक्ट वो होता है जो कि या तो बनेगा ही पार्लियामेंट अप्रूवल से, या फिर एक ऑर्डिनेंस बना था मगर
30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट अप्रूव हो। बहरहाल दोनों केस में एक्ट में हमेशा पार्लियामेंट की रजामंदी होती है। समझ गए कैसे एक्ट बना? या तो पहले ऑर्डिनेंस बना था और 120 दिनों में अप्रूव होकर एक्ट बना, या शुरू से ही एक्ट बना था। मगर बहरहाल किससे बनता है ये? पार्लियामेंट से। ये किससे बनता है? प्रेसिडेंट से। अब आप लिख लें। अब आइए पेज नंबर 5 पे, आखिरी वाला पेज। एक्ट द लॉ इन फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल इज टाइटल्ड एज एक्ट। अग्रीड? इनिशियली एक ड्राफ्ट लॉ बनता है जिसका नाम होता है बिल। बिल क्या है? ड्राफ्ट लॉ, जो कि दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होता है। पार्लियामेंट की तारीफ आपको मालूम है? व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट 3 लोगों का मुश्तरका नाम है, नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलकर क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पहले जो है वो दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होता है। हाउसेज से मुराद है यहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट। तो एक कागज का टुकड़ा या 12 कागज का पलंदा इनको सर्कुलेट होता है कि आप इसके ऊपर डेलिब्रेशंस कीजिए। डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? बहस करना, गौर व फिक्र करना। और फिर इसके बाद अप्रूवल ली जाती है। आप एग्जाम में लिखिएगा अप्रूवल रिक्विजिट मेजोरिटी। रिक्विजिट मेजोरिटी 2/3 होती है। कितनी? 2/3, 66.67%। तो दोनों हाउसेज में 66.67 अप्रूवल चाहिए। तो आप एग्जाम में 12 रिक्विजिट मेजोरिटी लिखिएगा। जब ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाता है, दोनों हाउसेज से अप्रूव हो जाता है, तो दोनों हाउसेज से अप्रूव होने के बाद ये प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और प्रेसिडेंट इसको क्या करता है? साइन कर देता है। जब प्रेसिडेंट से साइन हो गया तो फिर ये लॉ बन जाता है और इसका नाम हो जाता है एक्ट। एनुअली हर साल ऐसा होता है कि एक फाइनेंस बिल बनता है, और ये फाइनेंस बिल जिसको आप बजट कहते हो, ये दोनों हाउसेस से अप्रूव होता है और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट साहब इसको साइन कर देते हैं। जैसे कि अभी बिल्कुल लास्ट ईयर हुआ था, एक फाइनेंस एक्ट 2022 बना था, और ये फाइनेंस एक्ट 2022 जो है वो जुलाई 2022 से अफेक्टिव हुआ था। और इसका नाम फाइनेंस एक्ट इसलिए है कि ये पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था। और ये पार्लियामेंट से कैसे अप्रूव हुआ था? पहले बिल बना था, उस बिल का नाम क्या था? फाइनेंस बिल। और वो फाइनेंस बिल को हमने पार्लियामेंट में राउट किया। पार्लियामेंट का मतलब दोनों हाउसेज में गया, दोनों हाउसेज में रिक्विजिट मेजोरिटी से अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंच गया, और प्रेसिडेंट साहब ने इसको साइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। अच्छा, अब आप आइए 5वें नंबर पे। आप लोग भी माशाल्लाह कोई किताबें तो पढ़ते होंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई के अलावा। तो किताब जब पढ़ते हैं तो उसका नॉर्मली तरीकाकार ये होता है, या आप कोई शायद लिबर्टी बुक्स पे या ऑक्सफोर्ड बुक्स पे कभी जाते हो, तो वहां पे ये तो नहीं हो सकता कि हम दुकानदार की सारी बातों को रिलाई कर लें और किताबें खरीदना शुरू कर दें। नॉर्मली वहां पे चेयर्स भी रखी हुई होती हैं, स्टूल रखे होते हैं, आप किताब उठा के देखते हो, फिर उसमें से कुछ देखते हो। नॉर्मली अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा जो है वो आदमी है और शौकीन है किताबों का, तो वो इसका पहला पेज देखता है। वहां से अंदाजा हो रहा है कि इसकी टोन क्या है, मेरे मतलब की बात है कि नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे पहला पेज समझ में आ जाता है, तो फिर वो देखता है कि भाई जो है वो इसका जो इसको उर्दू में बोलते हैं इब्तदाइया या दिबाचा, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। वो देखता है कि राइटर अपनी किताब के बारे में क्या कह रहा है। फिर इसके बाद जो है वो उसके आप कंटेंट्स वगैरह भी देखते हैं। इसी तरीके से दुनिया की कोई भी किताब पढ़ी जाए तो हमेशा सबसे पहले उसका प्रीएम्बल देखना चाहिए, दिबाचा देखना चाहिए। उससे आपको यह पता चलता है, दिबाचा कह दीजिए, पहला पेज कह दीजिए, उससे आपको यह पता चलता है कि जो किताब आप पढ़ने जाएंगे उसको जो है वो आप उसको पढ़ने से आपको क्या हासिल होगा। आपको मालूम है ना कि जो कलाम पाक है, अल्लाह का जो है वो कलाम कुरान मजीद, वो 23 साल में जो है वो दुनिया के जो है वो आसमान पे आया, फिर एक साथ जो है वो नीचे आया। और नतीजा ये निकला कि भाई जो है वो इसके अंदर जो है वो एक तरतीब है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। मगर जो आज आप मुसहफ पढ़ते हो यानी कुरान पढ़ते हो, वो तरतीब से नहीं है जिस तरतीब से आया है। सबसे पहली आयत तो जो है वो अल्लाह की वो आई है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ाई के मुतालिक आई है कि खल्क का इल्म जो है वो अल्लाह ने पहली जो है वो हुक्म जो अल्लाह ने हमें नाजिल किया है, उसमें ये नहीं बोला है कि कुरान पढ़िए, या यही नहीं बोला है कि आप जो है वो कोई नमाज पढ़िए या रोजा रखिए। उसमें अल्लाह ने सबसे पहले हमें पढ़ने का हुक्म दिया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। खलक का मतलब होता है कि भाई जो है वो मखलूकात की जो क्रिएशन है उसके बारे में आप नॉलेज हासिल कीजिए, जिसको अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी।
तो एम्ब्रियोलॉजी के नॉलेज हासिल कीजिए। सबसे पहला इल्म अल्लाह का जो है वो ये आया था और हुक्म ये आया था, मगर वो तो कुरान में पहले पेज पे नहीं लिखा हुआ, वो तो बिल्कुल आगे लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने भी कुरान की तरतीब की है, उसकी लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जाता, मगर ये कि जिन लोगों ने वे कुरान की जो है वो तरतीब मुकर्रर की है, उसमें वही बात जो है वो फॉलो की है जो बेसिकली होनी भी चाहिए। वो ये है कि उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले मौके पे ये लाए हैं कि भाई कुरान पढ़ने का मकसद क्या है। सबसे पहले आप सूरह फातिहा पढ़ते हो। सूरह फातिहा का तो मतलब होता है कि अल्लाह की तारीफ करना और दुआ करना। कोई भी काम में ऐसा ही करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, फिर दुआ करनी चाहिए। फिर दूसरे पेज पे आपको मिलता है सूरह बकरा। सूरह बकरा के अंदर जो है वो पहली आयत में लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये है कुरान का प्रीएम्बल। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपको दुनिया भर के खजाने मिलेंगे, बहुत सारी जो है वो नॉलेज मिलेगी, मगर इसका कोर मकसद ये है कि आपको राह रास्त मिल जाए, जिसको कहते हैं हिदायत मिल जाए। वो हिदायत मिलने का जो है वो मकसद जो है वो कुरान के अंदर जो है वो अगर सामने ना हो तो फिर आपकी पूरी रिसर्च जो है वो जाया हो जाती है। जो भी रिसर्च कीजिए, मगर ये कि बहरहाल जो है वो हिदायत हासिल करने की नीयत से कीजिए। ये है इसका प्रीएम्बल। तो अगर किसी ने ये प्रीएम्बल को नहीं पढ़ा तो बहरहाल वो फिर सही मकसद पे नहीं चल रहा कुरान की रिसर्च के ऊपर। लिल मुत्तकीन बल है ने भी कुरान को तरतीब दिया है। उन्होंने जो है वो सबसे पहले सूरह बकरा को लाए हैं। सूरह बकरा में रखने का मकसद पहले ही हमारी आगे की पढ़ाई इसके बारे में किस के साथ होनी चाहिए। इसी तरीके से दुनिया की कोई किताब उठाओगे, पेज पे होगा कि इस किताब में आपको मिलेगा क्या। प्रीएम्बल एक होगा, दिबाचा का भी एक दिबाचा है, ये प्रीएम्बल है। उसका नाम क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पहले पेज पे लिखा हुआ है। इन एवरी लॉ, चाहे वो दुनियावी कानून हो चाहे समावी यानी कि रूहानी इल्म हो, हमेशा फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा कि प्रीएम्बल ऑफ द लॉ क्या है, और ये यूजुअली इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, which usually tells us the purpose of the law. The preamble of the income tax ordinance इस तरीके से है। ये एक ऑर्डिनेंस है जो कंसोलिडेट और अमेंड कर रहा है द लॉ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पहले कौन सा लॉ था? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। तो यहाँ पे द लॉ से मुराद क्या है? ये ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस को हम क्या कर रहे हैं? ये वाले ऑर्डिनेंस से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं। कंसोलिडेट का मतलब, कंसोलिडेट का मतलब यकजा करना। क्या करना? यकजा करना, जमा करना। और अमेंड का मतलब नया करना, चेंज करना। तो पुराना जो कानून है 1979 का लॉ, ये बहुत बिखर चुका है और बहुत पुराना भी हो चुका है। तो इसको पुराने को नया करना है, इसलिए अमेंड करेंगे। और बिखर चुका है, इसको जमा करना है, इसको क्या करेंगे? कंसोलिडेट करेंगे। तो हम नया ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये अपना मकसद बता रहे हैं। नए ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? पुराने लॉ को यकजा करना और पुराने लॉ को नया करना। और पुराना लॉ देखें या नया लॉ देखें, उसके अंदर बेसिक तो कॉन्सेप्ट एक ही है, आई क्या है? इनकम। ताकि इनकम जो है वो निकाली जाए और इनकम के ऊपर फिर टैक्स लगाया जाए। अच्छा, फिर इसके साथ एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर भी इसके अंदर बयान करेंगे। एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर को क्या बोलते हैं? जिसको आप लोग उमूमी तौर पे जिंदगी में बोलते हैं साइड मैटर्स। क्या बोलते हैं? साइड मैटर्स। जैसे आप क्लास में आए तो आपको क्लास में, ये तो बहरहाल बहुत जरूरी है क्लास के लिए कि टीचर होना चाहिए, मैं होना चाहिए हूँ, मगर इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है पे एसी या बहरहाल का अरेंजमेंट हो, आप का अरेंजमेंट हो। यहाँ पे चूंकि नॉर्मली जो है वो क्लासों में मैंने देख कि लड़के लड़कियां अलग अलग बैठते हैं, तो आपकी अलग सीटिंग है, आपकी अलग सीटिंग है। चीजें जो है वो क्या है? एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर है। इन चीजों के बगैर भी बहरहाल क्लास में गुजारा नहीं है। सबसे ज्यादा अहम चीज क्लास की क्या है? पढ़ाई। कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता क्लास। फिर इसके बाद भी जिम्नन कुछ मैटर हैं। जिम्नन मैटर क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, लाइटिंग अरेंजमेंट क्या है, आने जाने का क्या है, क्या मामला है, ये सारे क्या है? एडिशनल मैटर्स हैं। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ का मेन मैटर क्या है? इनकम निकाल के टैक्स निकालना। और इसके कनेक्टेड मैटर भी हैं और एंसिलरी मैटर भी हैं। एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर मैंने नीचे लिखे हुए हैं। द लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रीएम्बल ये है कि इसके अंदर कहा गया है कि ये एक ऑर्डिनेंस है, और प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑर्डिनेंस वो ये है कि इनकम निकाली जाए और उसके ऊपर फिर टैक्स भी निकाला जाए। और इसके एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर्स 5 हैं। क्या है? 5। अच्छा, अब इस 5 मैटर को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल सुन लीजिए। अगर आप कितनी भी क्लासें ले लें, एक टीचर से ले लें, 2 टीचर से ले लें, 10 टीचर से ले लें, क्या आप अपने आप को कह सकेंगे? क्या करना पड़ेगा? आपको पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। अच्छा, जो पेपर में अपीयर होंगे उसमें कॉपी में कुछ लिखेंगे,
कॉपी में लिखने के बाद वो कॉपी अपने घर पे लेके आ जाए, पास होंगे? क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी ना कॉपी, किसको? इन्विजिलेटर को। अच्छा, इन्विजिलेटर को कॉपी दे दी तो क्या आप आके बाहर निकल के सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि मैं पास हो गया? क्या होगा? उसके ऊपर चेकिंग होगी। क्या होगी? चेकिंग होगी। अब चेकिंग में दो नतीजे निकलते हैं, या तो पास हो गए या फेल हो गए। सीए में मेजोरिटी फेल होती है, फैक्ट है, मालूम है ना? मेजोरिटी फेल होती है, तो बहरहाल मेजोरिटी फेल होती है, तो जो फेल होगा तो उसमें फिर खुदा ना खास्ता क्या होता है? दोबारा देना। अब दोबारा देने का मतलब दोबारा क्लासे लो, आई कैप में फीसें भरो, ऐसा ही होगा? फीसें भर दी है ना, दोबारा एग्जाम देने दोबारा फीस भरनी होगी, होगा? अच्छा, फिर बात होता है कि बंदा जो है वो नाराज होता है कि नहीं यार मैं गलत जो है वो फेल हुआ हूं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं फेल हुआ हूं। तो वो क्या करता है? फिर वो ये करता है कि अगर बेवकूफ है, अल्लाह ना करे आप में से कोई हो, वो बेवकूफ है तो सिस्टम से भाग जाता है। वो कहता है मुझे देने एग्जाम। वो बहुत गलत करता है। मगर दूसरा आदमी क्या करता है, कुछ लोग ऐसे होंगे वो दोबारा अपीयर हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो उसको दोबारा चेक करवाएंगे, कॉपी को करवाते हैं। आई कैप में तरीकाकार है कॉपी को चेक कराने का। फिर कॉपी को चेक कराना हो या बहरहाल दोबारा एग्जाम में जो है वो जाना हो, आपको ये तो मालूम है, ये तो मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाके कॉपी चेक करानी है दोबारा, और कहाँ पे जाके जो है वो एग्जाम देने हैं दोबारा, ये सब मालूम होना चाहिए। इसी तरह से इनकम टैक्स का निजाम भी है कि भाई इनकम निकाली, टैक्स निकाल लिया, खाली यहीं पे थोड़ी रुक जाएंगे, इसके बाद क्या करिए, कॉपी बनाइए। इसकी कॉपी का नाम है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है, रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइल कीजिएगा। रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपका इनकम टैक्स कंप्यूट करना मोतबर नहीं है, उसकी कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अच्छा, फिर जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे बात नहीं रुक जाएगी, फिर इसकी क्या होगी, चेकिंग होगी। उस चेकिंग का नाम इनकम टैक्स के अंदर है असेसमेंट एंड ऑडिट। क्या है? असेसमेंट एंड ऑडिट। अच्छा, जब असेसमेंट एंड ऑडिट होगा तो जो पास हो गए उनको मुबारक, जो फेल हो गए उनके साथ क्या होगा, रिकवरी और पेनल्टीज होगी कि भाई आपने कम टैक्स दिया है और भी दीजिए। और जब कम देते हैं वो बाद में पकड़े जाते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है, पेनल्टी भी लगती है, जिसको जुर्माना उर्दू में बोलते हैं। चौथे नंबर पे क्या, अब जो लोगों ने जुर्माने शुर्माने दे दिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने कहा नहीं नहीं मानते हैं, टैक्स अथॉरिटीज हमारे साथ गलत कर रही हैं, तो वो क्या करते हैं, अपील करती हैं। अपील का मतलब है कि दोबारा चेक करिए। और चाहे अपील करानी हो, चाहे जो वो रिटर्न फाइल करना हो, आपको ये कि किसके पास जाना चाहिए, उसको क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे आपकी जिंदगी है ऐसे ही इनकम टैक्स पेयर की भी जिंदगी है, वो भी यही करता है कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई करते हो, वो भी अपनी पढ़ाई करके अपनी इनकम टैक्स एबिलिटी कंप्यूट कर लेता है। खाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, कॉपी भी देनी चाहिए। वो उसकी कॉपी का नाम, टैक्स पेयर की कॉपी का नाम रिटर्न फाइलिंग है। रिटर्न फाइलिंग जो है वो कर दी, उससे से भी काम नहीं चलेगा, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। चेकिंग का नाम है असेसमेंट। असेसमेंट का मामला कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा, कहानी यहीं पे रुक जाएगी। अगर जो है वो बहरहाल गड़बड़ हुई तो उसके ऊपर जो है वो रिकवरीज और पेनल्टीज होगी। रिकवरीज और पेनल्टीज के ऊपर अगर आपने सब्र कर लिया तो कहानी रुक जाएगी, वरना ये अदर मैटर्स जो है वो क्या है, अपील करनी पड़ेगी। अपील करिएगा, बहरहाल रिटर्न फाइल कीजिएगा। ये मालूम है कि आपको के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए जिसके पास आपको ये डील करना है, उसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकम टैक्स लॉ के 6 सब्जेक्ट हैं, जल्दी जल्दी गिना दीजिए। इनकम टैक्स लॉ के 6 सब्जेक्ट हैं। उस 6 सब्जेक्ट को आपको 2 हेडिंग में डिवाइड करना है, मेन और एंसिलरी। मेन और एंसिलरी। मेन क्या है, इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स निकालना, शॉर्ट फॉर्म में कह दीजिए इनकम टैक्स निकालना। ये क्या है, मेन मकसद। बाकी क्या है, 5 एंसिलरी मैटर। वो एंसिलरी मैटर क्या है, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट एंड ऑडिट, रिकवरीज एंड पेनल्टीज, अपील्स, एडमिनिस्ट्रेशन। इन सबको मिला के, मेन को और एंसिलरी को मिला के क्या कहते हैं, नहीं इन सबको टॉपिक को क्या कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। प्रीएम्बल क्या चीज होती है, लिखा है मैंने, पर्पस ऑफ द लॉ। प्रीएम्बल क्या होता है, पर्पस ऑफ द लॉ। अंडरलाइन कर लिया पर्पस ऑफ द लॉ को, पर्पस ऑफ द लॉ लिखा है ना, कौन सी लाइन में लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, सही। तो ये एक ऐसा लॉ है जो कि ऑर्डिनेंस के नाम से आया। इसने पुराने लॉ को क्या किया, कंसोलिडेट और अमेंड किया। और कंसोलिडेट और अमेंड किया पुराने लॉ को, तो नया लॉ भी और पुराना लॉ भी, सब्जेक्ट किसका था, इनकम टैक्स था।
और इनकम टैक्स के साथ साथ मजीद इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर। तो इनकम टैक्स को हमने कहा कि मेन पर्पज है और एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर को हमने कहा कि वो 5 मैटर्स हैं। वो 5 मैटर्स और 1 मैटर मिला के 6 मैटर्स हो गए और ये मिला जुला के लॉ का क्या कहलाते हैं, प्रीएम्बल कहलाते हैं। डन। चले, ये आज आपकी क्लास थी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगली क्लास में ये किताब आप अरेंज कर लें। आपको मालूम होगा ICAP ने कुछ अप्रूव वेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं, उनसे जो है वो राब्ता करके ये किताब ले लीजिएगा, तो हम इसी से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।